हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 26 अगस्त 2023 और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप इसके सिविल एनालिसिस ऑफिशियल चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे इसकी सारी पीडीएफ मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, आज यहाँ पे 3 आर्टिकल, टोटल हमारे यहाँ पे 4 आर्टिकल है, लेकिन मैंने सिर्फ 3 ही आर्टिकल को यहाँ कवर किया है। एक जो है आपके चेस के ऊपर है, तो उस आर्टिकल को मैंने लिया नहीं है। ठीक है, चलिए पहला आर्टिकल है रीथिंक द डायनेमिक ऑफ इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। क्या बताया जा रहा है, जो इंडिया की फेडरल डायनेमिक फिजिकल है, यानी कि किस तरीके जो अभी हम लोग 16 फाइनेंस कमीशन बना रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम जो है उनको फेस करने को मिल रहा है और क्या क्या नई चीजें जो है इंक्लूड हुए हैं, इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इंडिया का फेडरलिज्म जो है चेंज हो रहा है और उसके ऊपर हमें किस तरीके से सोच अब भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस आर्टिकल को एक लेंगे। दूसरा आर्टिकल आपको लेंगे कॉन्क्रीट अलायंस। यहाँ पे जो एक्सपेंशन की बात की है, किसके बारे में, एक्सपेंशन, यानी कि अभी आपको पता है ब्रिक्स का जो है एक्सपेंशन करने की बात की गई है। ठीक है, अब ब्रिक्स की एक्सपेंशन में क्या क्या कमियां आ रही है, किस तरीके से जो है कुछ उनके बीच में भी राइवलरी है और साथ ही साथ किस तरीके से एक्सपेंड करना है ताकि जो यूनिटी है वो बनी रहे, यहाँ पे उस चीज की बात की गई है। थर्ड आर्टिकल है क्लीन टेक फॉर द इंक्लूसिव ग्रीन फीचर्स ऑफ इन इंडिया, यानी कि यहाँ पे क्लीन टेक की बात की जा रही है। मतलब जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो क्लीन तरीके से कैसे यूज कर सके। क्लीन मतलब जो आप ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करते हो, जैसे कि बायोगैस वगैरह की, इस तरह की, या फॉसिल फ्यूल की जगह पे हम लोग नए हाइड्रोजन से चीजें, या मिथेन, या फिर जो हम लोग 5% का इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं, 10% की इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं क्लीन टेक को दिखाती है, जिससे कि हमारी पॉल्यूशन जो है कम होती है। तो वो किस तरीके से हमारी इंडिया को आगे ग्रीन फ्यूचर देने वाली है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, क्लीन टेक फॉर एन इंक्लूसिव ग्रीन फ्यूचर इन इंडिया। देखिए क्या बताया जा रहा है, जब हमारा अभी नेशनल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज के ऊपर बात बताया कि हमें सबसे ज्यादा अगर ध्यान देनी है तो किस पे देनी है, क्लाइमेट चेंज। क्यों, क्लाइमेट चेंज जो है वो लगातार होती जा रही है और जिसके वजह से जो है, मैं आपको संडे की जो आर्टिकल कराता हूँ उसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है कुछ आर्टिकल आते हैं, उसको भी कवर अप कराता हूँ। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है ज्यादातर इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज, जो हमारे 2-3 सालों से काफी ज्यादा न्यूज में बने हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया यहाँ एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, इंडिया यहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है कि क्लाइमेट एक्शन जो है केवल इफेक्टिव तभी हो सकता है, या फिर हम बड़े लेवल पे तभी कर सकते हैं जब हम लोग डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर जो कर रहे हैं वो किस तरीके से करें, ग्रीन तरीके से करें। और उनको डेवलपमेंट में ये नहीं कि सिर्फ एक ही, यानी कि अगर इंडिया ही लगाए तो इंडिया की ग्रोथ करने से नहीं होगा, इंडिया के अलावा बाकी जो कंट्रीज है उनको भी ग्रोथ करना होगा और उनको भी कंट्रीब्यूशन देना होगा, जिससे कि उनकी डेवलपमेंट भी हो सके और डेवलपमेंट के साथ साथ क्लाइमेट चेंज को भी हम लोग क्या कर सके, कॉम्बैट कर सके। यहाँ बात की जा रही है ग्रीन इकोनॉमिक पैराडिग्म की, यानी कि जो ग्रीन इकोनॉमिक को किस तरीके से आप चेंज करते हो धीरे धीरे। देखिए, कोई चीज एकदम से अगर आप चाहोगे, जैसे आपकी इथेनॉल ब्लेंडिंग का ही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया कि 5% की ब्लेंडिंग करेंगे, फिर क्या कहा गया 10% की ब्लेंडिंग करेंगे, फिर क्या कहा गया 20% की। ये तो नहीं कि एक ही बार में आपसे ये कह दिया जाए कि आप 40% की ब्लेंडिंग कर दो, तो ये तो नहीं कहा गया। अगर ये कह दिया होता तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती। जो हमें शिफ्टिंग करनी है, पैराडिग्म करनी है, वो क्या करनी है, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से करनी है, डेवलपमेंट के साथ करनी है और जो हमारी इन्वायरमेंटल आउटकम है उसको ध्यान में रख के करनी है। अगर हम जैसे कि सोलर पार्क या इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कि चार्जिंग स्टेशन को एक्सपेंड करने की बात करते हैं, यहाँ जो कि ज्यादा जरूरत है जो कि आपके डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये एक अच्छी चीज है जो कि क्लाइमेट चेंज को कहीं ना कहीं फर्दर आगे बढ़ने से रोक सकता है। और वहीं पे अगर हम जैसे इंडिया ने माइलेज रिवाइविंग का बात किया है, जिसमें कि वो हेल्प करेगा, जिससे जो रेन फेड एरिया है, जहां रेन नहीं होती है, कम वर्षा होती है, वहां पे एग्रीकल्चर को रेजिलेंट बनाने का काम करेगा। और साथ ही साथ ग्रीन इकोनॉमिक की जो पैराडिग्म है कहीं ना कहीं लोगों के मन में होनी चाहिए, लोगों की जॉब्स में होनी चाहिए, लोगों के दिमाग में होनी चाहिए, जिससे कि जैसे मान लीजिए वुमेन कोई भी अपॉर्चुनिटी, इनकम अपॉर्चुनिटी लेती है या फार्मर किसी तरह की डाइवर्सिटी लेते हैं, तो वो डाइवर्सिटी किस कारण से आनी चाहिए, वो भी इस चीज को सोचना चाहिए कि हम अगर जैसे कोई एरिया रेनफेड है तो वहां पे फार्मर के अंदर दिमाग में ये आना चाहिए कि आप जो है
उस रेनफेड एरिया में किस तरीके की फसल उगाओगे। ये नहीं कि आप वहां पे बरसात तो हो नहीं रही और आप गन्ने की या चावल की खेती लगा रहे हो, तो क्या होगा, क्या वो सही डिसीजन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप जॉब करने जा रहे हो, जॉब अगर ठीक तरीके से नहीं मिले तो आपको भी एक लगता है कि यार जॉब पसंदीदा नहीं है तो इस जॉब को क्विट कर देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बताया जा रहा है। अब इनिशिएटिव जो है हिंटरलैंड में वो क्या क्या है, अगर हम बात करें अभी के रिसेंट ईयर में बहुत सारी इनिशिएटिव को जिसमें कि ग्रीन इकोनॉमिक को अप्रोच करने की बात की गई है। जैसे इंडिया ने बहुत सारी ग्रीन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो है रूरल पॉपुलेशन में उनकी लाइवलीहुड में लेके आया है। आप देख सकते हैं सोलर ड्रायर, ठीक है, सोलर ड्रायर जो कि आपके क्या कर सकता है, कन्वर्ट थ्रो अवे टमेटोज इनटू सन ड्राइज वन इन अनदर। आंध्र प्रदेश में इस चीज को बनाया गया है, ठीक है। अगर हम बायोमास की बात करें, जो कि बायोमास का इस्तेमाल जो हम कोल्ड स्टोरेज के लिए कर सकते हैं, फार्मर की कोल्ड स्टोरेज जो महाराष्ट्र में किया गया है, जिससे कि वो नींबू वगैरह को बेच सकते हैं आसानी से, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस से भी 3 से 5 गुना जो है प्राइस जो है उनको मिल जाती है। सोलर सिल्क रीलिंग मशीन, ठीक है। इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करके क्या किया है, उन्होंने अपनी इनकम को भी बढ़ाया और इनकम के साथ साथ उन्होंने अपने जॉब्स को भी बढ़ाया है। जॉब्स, इनकम के साथ साथ अपने इन्वायरमेंट को भी, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उससे भी बचाया है। और यहां पे एक एग्जांपल और लिया जा रहा है, डबलिंग देयर इनकम इन, कहां पे, ये जो सोलर सिल्क रीलिंग लगाया गया है, कहां पे लगाया गया है, उड़ीसा में लगाया गया है, जो कि डबलिंग कर रहे हैं उनके इनकम को, जिसमें 50,000 प्लस एग्जांपल जो है अभी इस टाइम पे जो है क्लीन सॉल्यूशन का हम लोग अभी भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जॉब्स में, इनकम में, चाहे वो रूरल वुमेन हो या मैंस हो, सब कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जो लगे हैं वो क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ लगे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिवॉल्यूशन की बात करें, ये कहीं ना कहीं साइलेंट रिवॉल्यूशन है फ्रॉम राजस्थान टू नागालैंड एंड कश्मीर टू तमिलनाडु। क्योंकि देखिए कुछ पॉकेट्स अगर काम करे, कुछ एरिया अगर काम करे तो वो जरूरी, वो सही नहीं है। अगर आपके सारे एरिया यहाँ पे काम करे प्रॉपर तरीके से तो वो ज्यादा बेटर होगा। ये नहीं कि आपके कुछ पॉकेट जो है वही काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये ठीक नहीं है। अगर सपोज कीजिए इस एरिया में ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक पॉल्यूशन कंट्रोल रूम लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अगर लगा दिए, चलो यहाँ पे मान लिया आपने, यहाँ इस एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो क्या यहाँ की पॉल्यूशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे नहीं पहुंच रही, तो यहाँ पे भी लगाना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है, आपको हर जगह पे, हर जगह तो नहीं, आपको कुछ ऐसी लिमिटेड चीजें बनानी पड़ेगी जिससे कि हर जो स्टेट हो वहां पे हेल्पफुल हो सके। जैसे आपने 3-4 स्टेट्स के बारे में बताया, उसी तरह से आपको और चीजों पे भी काम करना होगा, यानी कि हमारे गवर्नमेंट को और ज्यादा काम करना होगा। इंडिया की अगर रूरल इकोनॉमिक की बात की जाए, जिसमें 120 मिलियन जो है फार्मर है और 34 मिलियन जो है माइक्रो इंटरप्राइजेस है, यानी कि एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमेशा स्ट्रगल करते हैं अपनी अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस के लिए, या डिपेंडेंस होते हैं एक्सपेंसिव या इंपोर्ट डीजल के लिए, ठीक है। या तो वो डीजल के लिए इंपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको अगर इलेक्ट्रिसिटी ठीक से नहीं मिलेगी तो वो किस पे डिपेंड होंगे, पूरी तरह से अपने एक्सपेंसिव या जो डीजल को इंपोर्ट करने के लिए डिपेंडेंसी हो जाएंगे। तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो फार्मर है, फार्मर को अपने वाटर निकालने के लिए क्या करेगा, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी का अगर यूज करे, जैसे सोलर पंप वगैरह यूज करे तो ज्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन अगर वो डिपेंड हो जाए किस पे, डीजल को इंपोर्ट करने में, तो ये कहने की सिचुएशन खराब हो सकती है। आगे की अगर हम बात करें तो ये जो क्लीन टेक सॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको पावर देगी, और जिससे जो डीजल का इंपोर्ट है उसको भी रिड्यूस करने का काम करेगी, जिससे कि ये बेनिफिट होगा कि जो पेरिसेबल फूड है, यानी कि जो खराब होने वाली फूड है, जैसे टमाटर वगैरह हो गया, या फिर आपके जो फल वगैरह होते हैं जो पेरिसेबल हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, और तो उनको क्या करेगा, लॉस होने से अवॉइड करेगा, बचाएगा। साथ ही साथ जो लाइवलीहुड है, जो रूरल की लाइवलीहुड है, उसको भी इन्वेस्टमेंट की जो लाइवलीहुड है उसको भी अपॉर्चुनिटी देगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को क्या करेगा, और ज्यादा बढ़ाएगा, जिससे इन्वेस्टर जो है या फाइनेंशियर जो है और ज्यादा ग्रोथ कर सके, यानी कि और ज्यादा पैसा लगा सके, जिसमें कि ये बताया गया 50 बिलियन का जो है इन्वेस्टर जो है यहाँ पे आ सकते हैं। रिसर्चर जो कि काउंसिल ऑफ एनर्जी के रिसर्चर पे क्या बताया गया, इन्वायरमेंट एंड वाटर, एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के रिसर्च के हिसाब से ये बताया गया कि जस्ट 12 सच क्लीन टेक सॉल्यूशन जो है वो क्या कर सकती है, उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो इंपैक्ट कर सकती है कम से कम
37 मिलियन लाइवलीहुड को। यानी कि अगर आप 12 क्लीन टेक सॉल्यूशन लेके आते हो, जैसे कि आपके कोल्ड स्टोरेज से चरखा या लूम्स वगैरह, इस तरह की अगर कुछ आप टेक्नोलॉजी लेके आते हो, तो वो कम से कम 37 मिलियन जो है लाइवलीहुड को ये इंपैक्ट करेगा। लगभग 16% होगा आपके रूरल पॉपुलेशन के। और ये कहीं ना कहीं 3 फोल्ड अप्रोच होगा, जिससे कि आपकी जर्नी जो कि 50,000 प्लस टू 10 मिलियन की जो है जर्नी है, वो आसानी से आप कंप्लीट कर लोगे। अब किस तरीके से हम इनको बढ़ा सकते हैं, इसकी बात की गई है। तो पहली स्टेज ये बता रही है कि लेवरेज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम सपोर्टिंग लाइवलीहुड। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम है, उसमें कहीं ना कहीं लाइवलीहुड को सपोर्ट करना, जैसे कि आपके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कोलेटरली फ्री लोन्स जो है माइक्रो इंटरप्राइजेस को, ठीक है, जो एमएसएमई वगैरह को उनको प्रोवाइड करना, या फिर क्लीन टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अगर आप लोन प्रोवाइड करोगे साथ ही साथ वो क्लीन टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशन को भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए, क्लीन टेक्नोलॉजी को लेना और उसको यूज करना वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने लोन प्रोवाइड कर दिए और मार्केट प्रोवाइड नहीं किए, तो ये ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। देखिए, एक होता है जो प्रोड्यूसर, एक होता है जो आपके जो इन्वेस्टर, ठीक है। अगर आप प्रोड्यूसर के लिए आप क्लीन टेक्नोलॉजी बनाने की बात कर रहे हो तो वो तो कर देगा, लेकिन उसके लिए मार्केट नहीं होगा तो दिक्कत है। इन्वेस्टर के लिए आप लोन दे रहे हो लेकिन वो इन चीजों पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाता है। उसी तरह से आपको प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइज माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME, जो कि माइक्रो प्रोसेसिंग फूड एंटरप्राइजेस है, उन स्कीम को एडेप्टेशन करना चाहिए और उनमें टेक्नोलॉजी को क्या करना चाहिए, आपको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो जैसे सोलर ड्रायर सिस्टम जैसे सॉल्यूशन वगैरह को सपोर्ट कर सके। एनर्जी इफिशिएंसी मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर गेन मिल्स, इस तरह की चीजों को यूज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में यहाँ पे सोलर रेफ्रिजरेटर को या ड्रायर को, जिसमें फिशिंग कम्युनिटी जो है इनका इस्तेमाल कर सकती है। और आखिर में अगर बात की जाए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें देखा जा सकता है कि 15% फंड का यूटिलाइजेशन जो होता है किसके खिलाफ होता है, 1 लाख करोड़ जो है, यानी कि कैन सपोर्ट बी एडोप्टेड बायोमास पावर कोल्ड स्टोरेज, और उसके आगे भी खर्च हो सकता है। यानी कि बायोमास से आपको कोल्ड स्टोरेज बनाने की पावर मिल सकती है और उसके आगे भी और चीजें करने को मिल सकती है। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये होगी, दूसरी चीज इनेबल लार्ज स्केल फाइनेंसिंग क्लीन टेक सॉल्यूशन। आपको बड़े अमाउंट में आपको फाइनेंशियली क्लीन टेक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ पे सपोर्टिंग किसकी बात की जा रही है, बैंकर्स की। बैंकर जो है कहीं ना कहीं क्रेडिट असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्लीन टेक के लिए, क्योंकि बिकॉज दे हैव नॉट कम अक्रॉस सच सॉल्यूशन एंड एसोसिएटेड कैश फ्लो बिफोर मेकिंग इन्फॉर्म असेसमेंट। जब तक उनको पूरी तरह से इन्फॉर्म नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तब तक वो कैश फ्लो भी नहीं कर पाएंगे। यहां पे जरूरी क्या है कि उनके रिस्क को क्या किया जाए, कम किया जाए। जो मार्केट में पार्शियली गारंटी दी जाती है, उस चीज को क्या किया जाए, कम किया जाए, और जिससे कि वो एक्टिवली एंगेजमेंट हो किसमें, फाइनेंशियल में, और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लोन स्ट्रक्चर में, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो की सिनेरियो को यूजर तक अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ वो हेल्प कर सकते हैं पावरिंग लाइवलीहुड को और ज्यादा पावरिंग कर सकते हैं, मतलब हेल्प कर सकते हैं। जैसे CEW विलगोर इनिशिएटिव के द्वारा बताया गया है, जिसमें 300 प्लस लोन जो है क्लीन टेक सॉल्यूशन, जो कि वुमेन को दिया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया है, फार्मर्स को दिया गया है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन से या इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में रूलर्स में दिया गया। अगर हम यहाँ पे तीसरे चीज की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है इनेबल मल्टी एक्टर पार्टनरशिप। यानी कि आपको पार्टनरशिप को चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि चेंज करना पड़ेगा मतलब एक आदमी अगर एक खेत को हल कर रहा है तो इसका मतलब उसको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बड़ा एक खेत है और उसमें 3-4 फार्मर क्या हुए, एक साथ जुड़े हुए, 4-5 फार्मर जुड़े हुए, तो वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हम जो है हम मल्टी एक्टर पार्टनरशिप है और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सब अपने अपने जेब से अगर 10-10 रुपए भी निकालते हैं तो भी आप लोग के पता है 40 रुपए होते हैं, और इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं वो और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप बनाने की जरूरत है, जिससे कि क्लीन टेक्नोलॉजी जो है इनोवेटर और मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस प्रोवाइडर, फाइनेंशियर और मार्केट लिंकेज जो है वो अच्छी तरह से हो सके। हर एक लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक मल्टी एक्टर पार्टनरशिप जो है वो डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है तो।
और क्या बताई जा रही है, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग अक्सर जो होती है, जरूरत होती है कहां पे, जो उनके प्रोडक्ट से लेके कंज्यूमर तक की एक ब्रिज का उनके पास पहुंचाने का काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपके कस्टमर तक पहुंचाने का जो है काम करता है। और ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग बन जाता है, और क्योंकि अगर हम देखें लो प्रोडक्टिव अवेयरनेस होने के कारण से, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होने से, मतलब जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो ज्यादा होने से, जिससे कि यूजर उस चीज को पहुंच ही नहीं पाता, उस चीज को टच ही नहीं कर पाता है, और एडॉप्टेशन करने से पहले ही वो क्या कर लेता है, डर जाता है, नहीं भैया ये इतनी महंगी है, हम इसको नहीं लेंगे। अगर हम बात करें लो डेंसिटी कस्टमर के, जैसे कि प्रोडक्ट जिस एरिया में दिया जाता है वहां पे लोग क्या हो जाते हैं, इस चीज को लेने से मना कर देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक लिमिटेड सेल सर्विस वगैरह या मार्केट लिंकेज वगैरह इस तरह की चीजों को भी आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पे होलिस्टिक इकोनॉमिक की तरह काम करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर वर्क की तरह, जिससे कि आप मैन्युफैक्चरिंग तो कर सके, उसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर भी इंश्योर कर सके। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई चीज बेच रहे हैं तो इसका मतलब वो खराब तो कभी ना कभी होगा, तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर भी अच्छी तरह से लिंकेज होनी चाहिए। अगर इंडिया इन सब चीजों को करता है तो कहीं ना कहीं ग्रीन टेक की तरफ लाइवलीहुड जॉब्स जो स्पेशली रूरल एरिया में इंक्लूसिव तरीके से बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कॉन्क्रीट अलायंस। यहाँ पे ब्रिक्स फाउंड न्यू पर्पस विद एक्सपेंशन बट कॉन्ट्राडिक्शन टू। क्या बताया जा रहा है, अगर ये बात की जाए यहाँ पे ब्रिक्स की रेलिवेंस इस टाइम पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अभी 15 समिट हुआ है आपके इस वीक में जोहान्सबर्ग में, ठीक है, और एक यहाँ पे ग्लोबल इंटरेस्ट जो है निकल के सामने आया है। यहाँ पे ग्रुपिंग की जो बात की गई है, यहाँ पे एक कोलिशन सेटअप करने की बात की गई है इमर्जिंग इकोनॉमिक की, जो कि लास्ट काफी सालों से चल के आ रही है न्यू मेंबर्स में, ठीक है, जो कि अब किसके लिए खुल गई है, न्यू मेंबर्स के लिए खुल गई है। यानी कि करीब करीब 13-14 साल के बाद ये खुला है, और लगभग 40 कंट्रियां जो है ग्लोबल साउथ से वो अभी इंटरेस्ट ले रही है ज्वाइनिंग करने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए कम से कम 22 फॉर्मल एप्लीकेशन जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। अब ये डिसीजन जो है ज्यादा से ज्यादा मेंबर को, यानी कि डबलिंग करने की बात की गई है, 5 मेंबर से 11 मेंबर तक पहुंचाने की बात की गई है, जिसमें 4 मेजर जो प्लेयर है वो कौन से, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और यहाँ पे साथ ही साथ इथियोपिया और अर्जेंटीना की बात की जा रही है, जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में लाई करते हैं, ठीक है, और इनकी भी सिग्निफिकेंस काफी अच्छी है। अगर हम एंथुसियाज्म की बात करें, वो कहीं ना कहीं ब्रिक्स जो है क्या कर रहा है, आज हम अगर ब्रिक्स को देखते हैं तो एक अल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं, किसके, आपके वेस्टर्न लेड G7 क्लब्स के, जो कि डाइवर्स इशू की तरफ बात करते हैं, जैसे कि आपके क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट की, या यूएन रिफॉर्म की, या इस रिजेक्शन यूनिलेटरल वेस्टर्न सैंक्शन की, जैसे कि आपके ईरान पे लगे हुए हैं, रसिया पे लिखा हुआ है, वेनेजुला पे। इन चीजों के ऊपर क्या करते हैं ये लोग बात करते हैं, और इनको ब्रिक्स जो है कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव तरह से दिख रहा है, और यहाँ पे इतने सारे जो मेंबर्स है उसको ज्वाइन करने की यहाँ पे बात की जा रही है। साथ ही साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि लगभग 100 प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएटिव कर चुके हैं, और यहाँ पे एक कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है जो कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसकी क्या दिखाती है, इनकी एबिलिटी को दिखाती है, इनके काम करने की एबिलिटी को दिखाती है किसी प्रैक्टिकली इनिशिएटिव के तहत, ठीक है। अगर हम वहीं पे बात करें अगर G7 वेल्थ की, तो ये भी कोई ग्रुपिंग जो है पीछे नहीं है। अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं शेयर करती है जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 30% ईच की, ठीक है, और रिप्रेजेंट करती है मोर इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, और लगभग 40% ऑफ वर्ल्ड की और पॉपुलेशन की, और जो कि G7 कंट्रीज से जस्ट 10% है। अगर हम वंस न्यू मेंबर ज्वाइनिंग की बात करें तो 6 ऑफ 10 बिगेस्ट ग्लोबल जो ऑयल सप्लायर है वो कहीं ना कहीं अब आपके ब्रिक्स में हो जाएंगे, अगर इस तरह की इनिशिएटिव लिया जाता है, और जिसके वजह से जो ब्रिक्स है वो एनर्जी फील्ड में भी आगे अच्छा काम जो है कर सकता है। अगर हम और बात करें, जो ब्रिक्स कंट्री है वो कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल दिखा रही है, उनके बहुत सारे पर्पस है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं इंटर कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे हटती जा रही है, जैसे इंडिया और चाइना की राइवलरी, ठीक है, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो तनातनी चल रही है उसके वजह से भी थोड़ी सी ये स्लो डाउन दिखती है, और इनकी ग्रुपिंग कहीं ना कहीं स्लो डाउन दिखती है। और साथ ही साथ अगर कोई नए जैसे ग्रुप जैसे ईरान या सऊदी अरबिया, यूएई, जो इनके बीच में राइवलरी नजर आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है फ्यूचर ग्रुप की, जो फ्यूचर ग्रुप को एक अच्छा इश्यूज को संभालने के लिए बनाया जाना चाहिए, तो उनके बीच में अगर कहीं ना कहीं राइवलरी हो तो सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और यहाँ अगर एंटी वेस्टर्न स्टैंड की बात करें, जो ब्रिक्स द्वारा
बताया जा रहा है ब्रिक्स विल मेक इंडिया एंड अदर कंट्री इन द ग्रुपिंग हु वर्क टाइट टू बिटवीन द ग्लोबल पावर इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा इजिप्ट को, यूएई को, सऊदी अरेबिया को, ब्राजील को, जो अनकंफर्टेबली यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि ये एंटी वेस्टर्न तरीके से बनने, क्योंकि देखिए वेस्टर्न तरीका ये रहा आपके और सदर्न तरीका ये रहा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक राइवलरी के रूप में एक ग्रुपिंग जो है बन रहा है, तो ये भी थोड़ी सी उनकी इंपॉर्टेंस को खत्म करेगा। और दूसरी चीज, रसिया का इन्वेजन जो कि यूक्रेन के ऊपर है, वो एक आसान नहीं होगा इस चीज को कारण को बताने में। और ब्रिक्स के मेंबर ये नहीं चाहते नॉट वोट ब्लॉक ऑन एनी यूएन ब्लॉक, और साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहते कि यूएन की जो वोट है उसको ब्लॉक किया जाए, और ना ही जो दूसरे मेंबर है वो सपोर्ट करे रसिया के एक्शंस के। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है। अगर बात की जाए चाइना की जो ओवर पावर है द ग्रुपिंग विथ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक विजन की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुश बैक करेगी अगर फाउंडेशनल आइडिया जो ब्रिक्स का वो एसेट किया जाए, उसको मतलब लाया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें बताई जा रही है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट और चीजें नहीं है, जो काम की चीजें वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं लास्ट आर्टिकल की, रीथिंक द डायनेमिक इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। देखिए क्या है, अगर फेडरलिज्म ठीक होना है तो आपको क्या करना होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से करना होगा। यहाँ पे वही डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन हर तरह से, काम की हो, फाइनेंशियल की हो, लेकिन यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, जिससे कि यहाँ फेडरलिज्म जो है बनी रहे। अगर हमें एक फेडरलिज्म को होल्ड करना है तो हमें किस तरह से करना होगा, यूनिटरी बेस पे करनी होगी, यूनिटरी बायस पे करनी होगी। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है सभी अपनी अपनी फोर्स जो है तरीके से लगाते हैं, जिसके वजह से एक यूनिटी जो है बनी रहती है। ठीक है, और यहाँ पे और ये सारी चीजों को हम देखते कब से आ रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे की, इंडिपेंडेंस जब हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हम देखते आ रहे हैं, और ये लगभग जर्नी होते होते 73 ईयर जो हो गई, ये रेजिलियंस हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, 73 ईयर से ओवर होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे इमर्जिंग डायनेमिक इंडिया की फिजिकल फेडरलिज्म को, वहां पे कहीं ना कहीं सोचने की बात है। ये जो हमें चेंजेस नजर आ रहा है, जो कि हम लोग प्लान इकोनॉमिक से मार्केट मीडिएटिंग इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का यहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर बात की जाए ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि 2 टायर फेडरेशन सिस्टम से हम मल्टी टायर फेडरेशन सिस्टम, जो कि 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया गया, और इसके साथ साथ प्लानिंग कमीशन को अबोलिश करके आप नीति आयोग लाए, उसके बाद आप फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट लाए, साथ ही साथ जो स्टेट फोर्स फॉल इन लाइन, जो कि सारे स्टेट इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, और जीएसटी जो कि इंक्लूड किए गए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, और एक्सटेंसिव यूज ऑफ सेस एंड सरचार्ज, ये सब क्या दिखाते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं हमारी जो पूल है वो डाइवर्सिटी है, उसको क्या पूल की जो डाइवर्स है वो क्या है, अल्टरनेटिव है, अलग अलग तरीके से, जो कि हमारे साइज ऑफ इफेक्ट को पहुंचा रहे। मतलब जो हमारी साइज है इंडिया की, जो फिजिकल साइज है उसको क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक लैंडस्केप बनाया जा रहा है जो अलग अलग कंसिक्वेंसी जो है, परिणाम जो है इंडियन फेडरलिज्म को भी दिखा सके। और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 4 इश्यूज को यहाँ पॉइंट आउट किए, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर इंडिया इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर सिस्टम शुड बी डिसाइडेड मोर इक्विटी ओरिएंटेड। क्या होनी चाहिए, जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर सिस्टम होनी चाहिए इक्विटी ओरिएंटल होनी चाहिए, मतलब सबको बराबर होनी चाहिए। इसके लिए क्या होनी चाहिए, नेचुरल प्रोएक्टिवली proclivity of any market mediated growth process in work in favor properties classes। देखिए क्या हो रहा है, यहां बताया क्या जा रहा है कि अगर मैं यहां पे डाटा को लेके चलूं तो चैंसल और पिकेटी यहां एस्टिमेट लगाते हैं कि जो 1% की टॉप अर्न इंडिया है, मतलब 1% के जो लोग हैं जो कि अच्छी कमाई करती है, सबसे टॉप की अर्न करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं लेस देन 21% ऑफ टोटल इनकम को कंप्लीट कर रखा था 1930 के टाइम पे। लेकिन इसको धीरे धीरे क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, और वो 6% पे पहुंचा 1980। लेकिन उसके बाद फिर उसको बढ़ गया। देखिए क्यों, क्योंकि 21% उसलिए था क्योंकि यहाँ पे कोई ठीक तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। ठीक है, और वहां पे भैया जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे उनके पास ज्यादा पैसा होता था, उनके पास ज्यादा जो है स्टेबिलिटी होती थी। लेकिन जो गरीब आदमी है, वहां गरीब आदमी ज्यादा थे, तो उनके पास तो खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी, वो कहां किस चीज के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और बहुत ही कम ऐसे लोग होते थे जैसे सुभाष चंद्र बोस जो कि उस लेवल तक पहुंचते थे आईएएस वाईएएस के एग्जाम देके। ठीक है, अगर हम बात करें उसके बाद 1980 तक क्या हुआ, जैसे जब इंडिया आजाद हुआ तो वहां पे क्या हुआ, उनके ऊपर लगाम लगाई गई।
कि भाई आप जो है लाइसेंस सिस्टम पे आ जाओ। जब लाइसेंस सिस्टम पे आ गए तो 6% वो चीज घट के 6% पे आ गई, और उसके बाद फिर 22% बढ़ी लिबरलाइजेशन एरा के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस सिस्टम को क्या किया गया, खत्म किया गया। जो आपके इकोनॉमी है उसमें लिबरलाइजेशन लाया गया, जो आपके बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनको लिबरलाइजेशन दिया गया, जिससे कि वो क्या हुए, और ज्यादा ग्रोथ हुए, जो कि 22% हो गया। यहाँ पे कुछ अगर श्योर किया जाए तो टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स कंसेशन और भी बहुत सारे रेवेन्यू फॉर्जन जो है वो रिसेंट टाइम पे फेवर करती है, जो कि रिच के लिए और उनकी साइज को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के बजाय उनके जो पूल है उनकी डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। ठीक है, अगर इक्विटी कंसर्न की बात करें, यहाँ पे 16 फाइनेंस बॉडी अभी लाने की बात की जा रही है, जो कि इन्होंने बताया कि 16 मेजर स्टेट जो 1971 से, जो कि जिनका कैपिटल इनकम जो था वो कन्वर्जेंस था, मतलब एक तरफ ही जा रहा था। ठीक है, कन्वर्जेंट, और डाइवर्जेंट का मतलब बाहर की तरफ, मतलब फैलना। ठीक है, तो यहाँ पे किसके आधार पर बताया जा रहा है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली रिसर्च फाउंडेशन के आधार पे। ठीक है, ये डाटा कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आपकी किस तरीके से डाइवर्जेंट ट्रेंड जो है बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जेंट ट्रेजेक्टरी यहाँ पे दिखते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू जो है, जो पीसीआई यानी कि आपके जो लॉग पीसीआई ये जो पर कैपिटा इनकम है उसको क्या दिखाता है, जो इंक्रीज हुआ है 0.23 से, जो 2020 और 2022 में है। ठीक है, कितने से, आपके 0.186% से 186 से बढ़ा है। ठीक है, 1991 से लेकर 1992 के बीच में, और एनुअल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ कितना दिखाया गया है, जो रेट है वो 0.72% दिखाया गया। दूसरी तरफ अगर देखें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मेथोडोलॉजी जो ओमेन और परमा बताते हैं, वो क्या आर्ग्यू करते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कम से कम 15 स्टेट कहीं ना कहीं कन्वर्जेंसी दिखा रही है, और कब, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में, यानी कि 1991 के बाद कहीं ना कहीं जो उनकी पोस्ट रिफॉर्म हुई है उसके बाद 15 जो स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंसी दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुआ है 268 जो कि 2018 में थी, और वो कितने से 611 से, जो 1991 में। अगर यहाँ पे ये सारी कुछ डाटा है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है आपको कि इस डाटा को रटना। अगर हम लोग बात करें, एफआरबीएमसी जब लेजिस्लेशन लाया गया 2005 में बढ़ाया गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्वर्जेंसी जो है वो हाई देखी गई। ठीक है, और यहां पे जो बताई गई कितनी थी, 2.85% माइनस में जो पहुंच गई। ठीक है, तो इक्विटी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्विटी को क्या करना चाहिए, ओवर आर्चिंग करना चाहिए, कंसर्न होनी चाहिए, जो कि 16 फाइनेंस कमीशन की, और साथ ही साथ यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी कंसीडर करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि जो हर स्टेट को बराबर तरीके से देखने की बात हो, वहां कहीं ना कहीं क्या हो, डिवोल्यूशन, टैक्स का डिवोल्यूशन ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। यहाँ दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि इन केस there is a case for रिविजिटिंग आर्टिकल 246, जो कि आर्टिकल 246 यानी कि जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहां इनकी बात करिए, यानी कि 7 शेड्यूल की बात करिए, डिवीजन ऑफ पावर की। यहाँ पावर, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग तरीके से अलग अलग होनी चाहिए। उसके लिए अलग अलग रीजन जो है, वेराइटी ऑफ रीजन दे रहे कि किस तरीके से आप पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। पहले क्या बताया जा रहा है, पहली क्या रीजन बताई जा रही है कि आप किस तरीके से पावर, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग कर सकते हो। यहां पे बताया जा रहा है कि इंडिया इज नो लॉन्गर वन पार्टी गवर्नमेंट। इंडिया जो है कभी भी लंबे समय तक वन पार्टी गवर्नमेंट तो रही नहीं। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और ये कहीं ना कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करती है, और इसका नेचर जो है पॉलिटी है, सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी है, डेमोग्राफी है, और स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली चेंज होती जा रही है। तो पहली रीजन तो ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग रीजन से बांट सकते हो। दूसरी रीजन क्या बता रहा है, जब चेंजेस होते हैं, डिस्पेंशन होते हैं, दो अलग अलग जो पीसेस होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर की, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी योजना हो गया, आप चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, इन सब में क्या कर सकते हैं आप, एक्स्ट्रा बर्डन जो है डाल रहे हो स्टेट के ऊपर। जैसे तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली में एक इशू को रेज किया है कि शिफ्टिंग एजुकेशन फ्रॉम कंकरेंट लिस्ट टू स्टेट लिस्ट, यानी कि स्टेट लिस्ट से आप निकाल के कंकरेंट लिस्ट से निकाल के इसको स्टेट लिस्ट में लाया जाए, क्योंकि आप जो है ये चेंजेस ला रहे हो, ये चेंजेस कहीं ना कहीं दोनों के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए, जो सेवरल पीसेस में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसके ऊपर जो है काम कर सके। ठीक है, ये बताया। थर्ड,
जो कि टाइम है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, जिसमें ये बताया जा रहा है वी नेवर आस्क द पर्टिनेंट क्वेश्चन हु शुड डू व्हाट एंड व्हाट शुड बी टैक्स। अब यहाँ पे टैक्स की बात की जाए, टैक्स को क्या करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। यहाँ पे अगर बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें, कॉपियसली बताया गया है, ठीक है, और फेल टू अप्लाई सब्सिडरी प्रिंसिपल। जैसे कि अगर हम बात करें बेस्ट एट पर्टिकुलरली लेवल शुड बी डन लेवल नॉट ए हायर लेवल एंड डिवीजन ऑफ फंक्शंस फाइनेंशियल, जहां पे ये बताया गया कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आप जो टैक्स है या फिर जो भी आपके नियम कानून है उस चीज को कैसे कम कर सकते हो, आपके प्रिंसिपल्स को आगे रख सकते हो और अपनी जो चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, उनको हायर लेवल को क्या कर सकते हो, लेवल पे ला सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, यहाँ कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देता है कि ये जो इश्यूज है उसको ग्राउंड लेवल में ही री एग्जामिन कर दिया जाए, लेकिन ये नहीं होता है। अगर हम फैक्ट की बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चीज लाया गया शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, जिसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है जो सब्जेक्ट मैटर है पंचायत राज के या म्युनिसिपैलिटी के, उसको सिंपली लिफ्टिंग कर दिया गया है स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है कि आपको इन चीजों पे कानून जो है बनाने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है कि भैया स्टेट के पास क्या पंचायती के लिए वर्क है, क्या वो नियम कानून बना सकते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में क्या पंचायतों के लिए नियम कानून जो है सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। यहां पे अगर बात करें लैक ऑफ ऑपरेशनल मीनिंग, जब तक ये बताया गया कि ब्रेक डाउन इनटू एक्टिविटीज एंड सब एक्टिविटीज, जैसे केरल और या फ्यू अदर स्टेट ने किया है कि आप जो है काम को छोटे छोटे हिस्सों में जो है तोड़ लो, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं उसमें भी लैक जो है दिख रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें रिटेंशन ऑफ इरिलीवेंट की, जो नंबर 5 ऑफ स्टेट्स, जो 5 स्टेट जो है स्टेट लिस्ट में आती है, उसमें कहीं ना कहीं थर्ड टायर को कहीं ना कहीं अपोनेंट रखा गया, मतलब सामने रखा गया है। और अगर बात की जाए जो नई लोकल लिस्ट है उसको मैप किया जाएगा, उसको फंक्शनल किया जाएगा, साथ ही साथ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपलिटी को, उसको भी जो है ऊपर रखा जाएगा, इनविटेबल तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम रिस्पेक्टिवली बात करें, रिस्पेक्टिव प्लेस फॉर थर्ड टायर, क्या बताया जा रहा है, चौथी यहाँ पे चीज रीजन बताया जा रहा है, द परसिस्टेंट, लगातार फेलियर हो रहा है थर्ड टायर ऑफ प्रॉपरली फिजिकल फेडरेशन मैप इन इंडिया। क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, फिजिकल जो फेडरल मैप है इंडिया का वो लगातार फेल होते जा रहा है। ये एक सीरियस इशू है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। यह एक्यूरेल बेस्ड जो अकाउंट सिस्टम है वो क्या हो रही है, लॉन्ग समय से रिकमेंडेड किया जा रहा है, ठीक है। एक्यूरेल मतलब कि पैसा आ रहा है और पैसे आप खर्च कर रहे हो तब जाके, ये नहीं कि पैसे आज नहीं आएगा, आप खर्च आज कर ले रहे हो, पैसे जो है बाद में इसका आएगा। तो ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं जिसके वजह से गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा डेफिसिट होती है, और जहां पे यूनियन फाइनेंस कमीशन कहीं ना कहीं इस चीज को बार बार एड्रेस करते रहते हैं। और बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं रिफर करता है जो थर्ड टायर सिस्टम है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस की, पॉलिसी मेकर की, एक्सपर्ट की, और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं रेफर करते हैं लोकल बॉडीज की, जिससे कि उनको रिस्पेक्ट और हैंड होल्डिंग जो वो डिजर्व करते हैं, जितना वो डिजर्व करते हैं उतना तो उनको कम से कम मिले, ठीक है। अगर बात की जाए लोकल डेमोक्रेटिक बेस की इंडिया की, वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग जो होती है फेलियर होती जा रही है, जिसमें अगर बात की जाए 3.2 मिलियन जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे 3.2 जो है मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें 2.5 लाख जो है रूरल और अर्बन के लोकल गवर्नमेंट है, और ये कहीं ना कहीं एंजिमा बनी हुई है। अगर हम एक वेल रीऑर्गेनाइज बात करें तो यहाँ पे प्राइम ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, हमारी फेडरेशन को डीप करना, हेट्रोजेनियस जो हेट्रोजेनिटी फैली हुई है उस जो डीप हेट्रोजेनियस फैली हुई है उनकी सर्विस में अच्छी क्वालिटी लाना, अच्छे स्टैंडर्ड्स लाना, जिससे कि हर एक जो सिटीजन है वो अपनी रेजिडेंस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी जो क्रिटिकल रोल है उसको ठीक तरीके से निभा पाए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट कमीशन जो बनाई जाएगी उसके लिए ये कंसर्न की बात यहाँ पे रहेगी। यहाँ और किसकी बात की जा रही है, रिव्यू करने की बात की जा रही है ऑफ बजट बोरिंग की, यानी कि फिफ्थ चीज की क्या बात की जा रही है, देयर इज ए ग्रेट नीड टू रिव्यू ऑफ बजट बोरिंग। ये ऑफ बजट बोरिंग क्या होती है कि सभी बोरिंग जो कि नॉट प्रोवाइडेड इन बजट, जो बजट में प्रोवाइड नहीं की जाती है लेकिन उसकी जो रीपेमेंट होती है, लाइबिलिटी होती है, वो लेकिन बजट में आता है, तो इस चीज को कहा जाता है ऑफ बजटिंग, ठीक है। तो ऑफ बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। इस तरह की जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है आपके क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड।
अगर हम बात करें इसको क्या करना चाहिए, जो कि जनरली अनस्क्रूटनाइज होते हैं, अनरिपोर्टेड होते हैं, जिसके वजह से ये क्या हो जाते हैं और ज्यादा फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाते हैं, ठीक है, ऑफ बजटिंग। और बात की जाए सभी तरह के इनकम हो, एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन हो जो कि आपके बजट में आते हैं, तो उसके लिए एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल होना चाहिए। स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया या स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि रिसोर्सेज अपने मार्केट से उठा लेते हैं, और जो सर्विस सेक्टर का बर्डन हो गया। देखिए ये सारी चीजें जो भी पब्लिक सेक्टर है वो तो पब्लिक सेक्टर में आ रहा है, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो तो आपके मार्केट से उठा लिया जा रहा है। लेकिन अब जो है उसकी सर्विसिंग की बात की जाए, आपने एक रोड बनाया, रोड बनाने के बाद इस रोड में गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया, चलो भैया वो हो गया आपका पब्लिक सेक्टर। लेकिन कुछ पैसे की कमी पड़ गई तो आपने क्या किया, मार्केट से उठा लिया, वो हो गया स्पेशल पर्पस व्हीकल से। लेकिन अब ये तैयार हो गया, 3 साल बाद जब इसकी सर्विस से होनी है तो वो कहां से आएगा, उसका बर्डन आता है भैया आपके स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे गवर्नमेंट क्या हो जाती है, पूरी तरह से गारंटर हो जाती है और वो इस डेब्ट को फिर चुकाने के लिए बर्डन हो जाते हैं, उसके ऊपर बर्डन आ जाता है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं कहीं ना कहीं मोरबिलिटी बनाते हैं, जो ऑफ बजट बोरिंग है जो कि स्टेट्स के ऊपर आ जाती है। और यहाँ पे डिसिप्लिन जो कि आर्टिकल 293 क्लोज 3 के बारे में बताया जा रहा है, बाय यूनियन एंड थ्रू FRBMC एक्ट के तहत क्या होना चाहिए, इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, लिबरल यूटिलाइजेशन होना चाहिए नेशनल स्मॉल फंडिंग का। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, अच्छी अच्छी चीजें जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए, तो आई होप कि आपको आज का आर्टिकल जो है अच्छा लगा होगा। तो अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।